नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए था कि हाल के दिनों में थोड़े कोर्ट ने अपनी को एसर्ट करना शुरू किया है और मुझे ऐसा लगता है कि जब से नए सीजे आए हैं उन्होंने एक बहुत क्वालिटेटिव चेंज इंडिया की कोर्ट्स में हम देखने को मिल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल 3 स्टूडेंट्स जो दिल्ली में बंद थे तिहाड़ में, उन लोगों को रेगुलर बेल जमानत दे दी। मैं बात कर रहा हूँ नताशा नरवल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा की। ये सब लोगों के ऊपर यूएपीए लगा था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए, पासा, ये सब जो बहुत से एक्ट हैं, ये अब हाल के दिनों में इसमें खूब इजाफा हुआ है। और मैं थोड़ा एक चीज़ आपसे इसलिए वो कर दूं कि जो मूल भावना थी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे, उन्होंने एक नारा दिया था, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का। ये मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं, ये जब नारा उन्होंने दिया था तो उस समय कश्मीर के जो सदर थे उनको चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। तो ये था कि भाई अब एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, एक कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, वो नारा उसलिए था। फिर उन्होंने एक विधान की बात कही थी इसलिए क्योंकि जो अभी ये था कि सारी जगह एक कानून और वहाँ 370 और इनकी वजहों से वहाँ थोड़े कानून में फ़र्क था। जैसे वहाँ 6 साल के लिए विधानसभा होती है, बाकी जगह 5 साल के लिए होती है, वो भी चेंज हुआ। और फिर बात थी एक निशान की भी कि भाई एक झंडा होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में क्या होता था, कश्मीर में एक उनका कश्मीर राज्य का झंडा था, वो फहराते थे। हालांकि हाल के दिनों में कर्नाटका से ये आवाज़ उठी थी और कुछ कुछ राज्यों से आवाज़ उठी थी कि वो भी अपना झंडा लगाना चाहते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक जनरल कंसेप्ट यह है कि जो अभी नेतृत्व है वो बिल्कुल नो नॉनसेंस, भारतीय, और जो उनको ना माने वो राष्ट्रद्रोही, इस तरह की बातें हैं। आपको मैं सिर्फ ये दिखा दूं, जब कुछ साल पहले कश्मीर में एक सरकार बनी मिली जुली, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी बनी, और जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो हमारे ये तेज तर्रार, नो नॉनसेंस, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रप्रेमी, ये सारे लोग वहाँ मंच पे उपस्थित थे। और वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहीं ना कहीं, अगर उनकी आत्मा होगी तो देख के उनको दुख हो रहा होगा, जब एक विधान, एक संविधान के बाद एक निशान की बात में दोनों झंडे वहां लगे हुए थे और उसी के बीच फोटो खिंचाई जा रही थी। ये मैं रेफरेंस पॉइंट इसलिए बता दे रहा हूं कि ये जो यूएपीए और ये सब जो लागू होते हैं, होता है कि नहीं राष्ट्र के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं। खिलवाड़ कौन करता है और कहां से शुरू होता है, ये थोड़ा आपको भी समझना होगा। अब मैं जरा यूपीए के बारे में बता दूं। यूपीए क्या है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, और ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो इंडिया में इंडियन क्रिमिनल एक्ट से गवर्न होती हैं, उसमें कहीं 60 दिन से 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल कर देनी पड़ती है। यहाँ पे 180 दिन तक, पहले 90 दिन एंड अनदर 90 डेज, आप बिना कोई कारण बताए किसी आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं। और बेल के लिए वो 6 महीने अरेस्ट होने के बाद ही अप्लाई कर सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो तीनों स्टूडेंट की बात जब आएगी तो वो आपको समझना आसान हो जाएगा। दी वायर ने एक स्टोरी की थी 10 मार्च 2021 में, और कई हवाले से की थी। राज्यसभा में जो केंद्रीय गृह मंत्री स्टेट थे, उन्होंने कुछ एक आंकड़े दिए थे कि कितने लोगों के ऊपर यूएपीए लगा, कितने केसेस रजिस्टर हुए, इत्यादि इत्यादि। 2015 से 2019 के बीच उन आंकड़ों के अनुसार 72%, 72% केसेस में इजाफा हुआ था जो 2015 में थे और 2019 के बीच। केसेस जो रजिस्टर हुए, मैं जल्दी से इसलिए कर दे रहा हूं कि आपको थोड़ा ये समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। एक केसेस रजिस्टर्ड हैं और एक पर्सन्स अरेस्टेड हैं। तो जैसे 2015 में 897 केसेस रजिस्टर हुए, अरेस्ट हुए 1128, क्योंकि एक ही केस में कई लोग हो सकते हैं। 2019 में 1226 केस रजिस्टर हुए और 1948 लोग अरेस्ट हुए। इसमें एक इंटरेस्टिंग फिगर भी है जो मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप जरा इस पे भी देखिए, और आपको
किस तरह से कौन कहाँ की गवर्नेंस हो रही किस स्टेट की, इसका कुछ कुछ आपको अंदाज मिल जाएगा। जो नंबर ऑफ केसेस हैं 2019 की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, उसमें मणिपुर में सबसे ज्यादा केस रजिस्टर हुए 306, तमिलनाडु में 270, जम्मू कश्मीर में 255, झारखंड में 105, असम में 87। ये सारे वो राज्य हैं जहां पे किसी तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कह लीजिए, अलगवादी वो कह लीजिए, माओ एक्टिविटी कह लीजिए, ये होते हैं। अच्छा, ये पहले 5 राज्य हैं। अरेस्ट के मामले में सबसे ज्यादा अरेस्ट उत्तर प्रदेश ने, कम केस रजिस्टर होने के बाद भी मैक्सिमम अरेस्ट इन 2019 वाज 498, 498 लोगों को यूएपीए उनके ऊपर लगा के उनको गिरफ्तार किया गया था। तो यूएपीए, अब यूपी में ये जरा हम लोगों को अच्छा लगता है, ठोक दो वाली नीति है ना, तो केस भले ही कम हो लेकिन हम वी वर टॉप एज फार एज यूएपीए। और मैं ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ राज्य, मुझे बाकी याद नहीं है अभी तुरंत, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कुछ राज्य हैं जहां पे 0 यूएपीए लगाया गया था 2018 में। यूपी में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब 2016 में अभी अखिलेश यादव की सरकार थी तो कुल केसेस जो रजिस्टर हुए थे 10, 2017 में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, नया नेतृत्व आया, ठोक दो नीति शुरू हो गई, 109, 2018 में 107। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर यूएपीए लगा के या किसी का इस तरह से डिसेंट, अच्छा यूएपीए बिल्कुल टेररिस्ट एक्टिविटी को करने के लिए, लेकिन अगर कोई आपके अगेंस्ट बोल दे रहा है, सरकार से सवाल पूछ ले रहा है, तो उसमें भी आप यूएपीए लगा दे रहे हैं। और एक और इसी वायर की स्टोरी में एक लास्ट लाइन है जो इंटरेस्टिंग है। देखिए, यूएपीए लग रहा है तो बहुत, इसका मतलब वो बहुत गंभीर विषय है। उसमें 2016 से 2019 के बीच जो ट्रायल कंप्लीट हो गए, उसमें जो लोग कन्विक्ट हो पाए, जो केसेस बाकी तो छूट गए, वो केवल 2.2% है। फिर से समझ लीजिए, 2016 से 2019 के बीच जिनके ट्रायल कंप्लीट हो गए, जिनमें कोर्ट ने या तो बरी कर दिया या कन्विक्ट किया, उसमें केवल 2 जो कंप्लीट हुए थे केसेस, उन केसेस में केवल 2.2% ही कन्विक्शन रेट था। इसका मतलब कन्विक्शन रेट बहुत है, ये केवल उतने दिन तंग करने के लिए इसको कर दिया जाता है। मैं उस पर भी आऊँगा, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये 3 बच्चे, मैं इसलिए बोलूँगा कि 30, 32 साल के ये लड़के लड़कियाँ हैं, बच्चे ही हैं। इसमें पहला एक नाम आ रहा है नताशा नरवल का। नताशा नरवल, इन लोगों ने इनका एक पिंजरा तोड़ करके एक मूवमेंट चलाया गया था 2015 में। प्राइमरली वो जो मूवमेंट था टू एंड कर्फ्यू ऑन वुमेन था। जैसे दिल्ली में था कि कुछ लोगों ने, शायद जामिया में ये आया था कि आप 8 बजे से पहले हॉस्टल में आ जाइए। फिर जो पेइंग गेस्ट, जहाँ पे लोग रहते हैं, पेइंग गेस्ट काफ़ी कॉमन है दिल्ली में, वहाँ था नहीं इतने बजे जाइए, इतने बजे ये करिए। तो वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की लड़कियों का कहना था कि भाई आप समान कानून लगाएं, और ये जो कानून केवल लड़कियों के ऊपर लग रहा है उसको लेके एक मूवमेंट चला था जिसका नाम हुआ था पिंजरा तोड़। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। नताशा नरवल जी जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हैं और इनके पिता साइंटिस्ट हैं, थे अब तो क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। सीपीएम के एक्टिविस्ट थे, 70 साल से ज़्यादा उम्र थी उनकी। जब तबीयत खराब हुई, कोविड, उनको कोरोना हो गया था, इनको उस समय उनसे मिलने नहीं दिया गया, लास्ट मिनट में मिल भी नहीं पाए उनसे। इनके साथ जो दूसरी लड़की थी, उनका नाम है देवांगना कलिता। ये मूल रूप से असम की हैं। इनके फादर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये खुद इन्होंने आरंभिक ग्रेजुएशन करके फिर ये यूके चली गई थी, वहाँ पे इन्होंने बाकी पढ़ाई की, फिर ये वापस आई। अभी ये फिर रिसर्च वहाँ कर रही हैं, शायद एमफिल कर रही हैं जेएनयू में। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये सारे लोग एक कमिटमेंट के साथ हैं। तीसरे जो इसमें वो है, वो आसिफ इकबाल तन्हा है, झारखंड हजारीबाग के मूल रूप से रहने वाले हैं। ये सारे जो लोग हैं, और ये जामिया में पढ़ते हैं, वो दोनों लोग जेएनयू में, ये जामिया में है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग पढ़ाई परस्यू कर रहे हैं, इन्होंने दुनिया देख रहे हैं। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आ गई है, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ। हमारी जो 2014 की हमारी एचआरडी मंत्री थी, जो उन्होंने एचआरडी का मतलब जो शिक्षा मंत्री थी हमारी, और जिनको बहुत ज्ञान था तभी उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था, क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई ऐसा वैसा तो बनेगा नहीं।
उनका एक अजीब सी चीज़ है, वो 2004 में जब इलेक्शन लड़ती हैं चांदनी चौक से, तो वो बीए पास होती हैं। उन्होंने लिखा है ग्रेजुएट बीए। और फिर वो जो उसके बाद इलेक्शन लड़ती हैं अमेठी में आके 2014 में, उसके बाद अब जो, तो वो 12वीं पास हो जाती हैं। नहीं, आपने गलत नहीं सुना है, आपने ठीक सुना है। पहले वो बीए पास होती हैं और 10 साल बाद वो बीए से कम दर्जा होता है 12वीं, वो 12वीं पास हो जाती हैं। और फिर वहाँ पे वो लिखती हैं कि बीकॉम का उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी में परस्यू किया था, उसका फर्स्ट ईयर का, उसका मतलब हम लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व है, कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो कर रहा है, वो हमारा देश मतलब हमें नेतृत्व दे रहा है। हमारी शिक्षा मंत्री जी 10 साल पहले बीए होती हैं, 10 साल बाद वो उससे कम दर्जे में आ जाती हैं। चलिए, ये सब जो लड़कियां हैं और ये जो लड़के हैं, ये लोग क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, और शायद पढ़े लिखे हैं यही इनके अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया समझ रहे हैं, देश समझ रहे हैं। कल जब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस भंबानी ने एक डिटेल ऑर्डर वो किया, जब इनको बेल ग्रांट की, और उन्होंने कुछ चीज़ें काफ़ी स्पष्ट की। एक तो ये हुआ कि बेल बाय एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो गया ना कि यूपी नॉर्मली बेल जनरल मिल जानी चाहिए, जेल बाय एक्सेप्शन होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि जेल की जगह बेल इज एन एक्सेप्शन हो गया, तो बेल नहीं दी जाएगी। पर आज की सरकार ये कहती है कि जेल इज अ रूल। दूसरा जो इन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है, जो कल दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि डिसेंट और प्रश्न पूछने पर रूटीन के तौर पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जाती है। जेल मतलब जेल में जो जा रहा है उसमें 3 तरह के लोग हैं, ये भी समझ लीजिए। जब आप जेल जाते हैं तो वहाँ 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक प्री ट्रायल है, जिनका अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रायल कब शुरू होगा? आप अभी अरेस्ट किए गए, अब आपके ऊपर चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट वहाँ फाइल होगी, फिर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। तो एक हो गया प्री ट्रायल, अभी चार्जशीट कुछ नहीं हुई, पुलिस ने उठा के आपको बंद कर दिया। एक हो गया अंडर ट्रायल, अब सब कुछ हो गया है, अब वो मुकदमा चल रहा है और वहां जज साहब उस मुकदमे को सुन रहे हैं। और उसके बाद जो जेल में लोग होते हैं वो होते हैं कन्विक्टेड, जिनको सजा मिल गई। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा जो तादाद है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो प्री ट्रायल वालों की है। एक आपने सुना था ना पुराना ईडियम, अ मैन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। यहां पे ये नहीं है, प्री ट्रायल वालों की सबसे बड़ी तादाद आज जेल में है। तो मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि एक संभ्रांत सोसाइटी में, एक शिक्षित सोसाइटी में, एक संस्कारी सोसाइटी में ये नंबर कम होने चाहिए। अंडर ट्रायल ठीक है, उनको अगर टेम्पर, कन्विक्टेड का नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए। जिनको सजा मिल गई वो जेल उनकी जगह है, जेल फ्री ट्रायल वालों की नहीं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, पुलिस ने ले जाके आपको बंद कर दिया। क्योंकि इसमें जो यूएपीए है उसमें एक 43D5 सेक्शन है, जिसके अनुसार ये जो अगर आप कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, राष्ट्र के विरोध में कर रहे हैं, तो आपके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। यहां पे भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब केस में एक रूलिंग दी है, जहां पे उसने कहा है कि इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो हैं वो टेरर सस्पेक्ट तक को भी, ये लोग टेरर सस्पेक्ट नहीं थे, लेकिन वो टेरर सस्पेक्ट को भी जमानत दे सकती है जब राइट टू स्पीडी ट्रायल का वायलेशन हो रहा हो। क्योंकि ये सारे केसेस इतने संगीन इल्जाम हैं कि इसको जल्दी से आपको ट्रायल शुरू करना चाहिए। होता क्या है, यहाँ आपको लेके जेल में बंद कर दिया जाएगा, अब चार्जशीट फाइल नहीं होगी, ट्रायल शुरू नहीं होगा, और अब आप सारी समस्याओं से आपका परिवार, आपका सारे लोग उससे जूझ रहे होंगे। क्योंकि दुनिया की नज़र में अब वो ये मान लिया जाएगा कि ये देखिए, जो असली सजा है वो प्री ट्रायल की स्टेज पे ही शारीरिक और मानसिक सजा है। सबसे ज़्यादा जो किसी आदमी को तोड़ता है वो प्री ट्रायल की स्टेज पे तोड़ता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन तीनों लोगों को बेल देते समय कुछ ज़रूरी बातें कही हैं। 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूँ कि एक तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी स्पेसिफिक या फैक्चुअल आरोप उनके खिलाफ नहीं पाया गया है। ये जो इनकी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है।
दूसरा, उन्होंने आसिफ तलहा को जब ग्रांट कर रहे थे बेल, तो उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि जो पुलिस बार बार कह रही है कि ये देश का हो जाएगा, उन्होंने कहा देश बहुत मजबूत नींव पे खड़ा है। जामिया मिलिया के कुछ स्टूडेंट्स मिलके इस देश की अखंडता और उसको अगर कुछ करेंगे तो ये आपका ख्याल है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं। उन्होंने उनका कहना है कि देश बहुत मजबूत उसमें है। लोग अगर कोई विरोध कर रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कोई देश की अखंडता पे कोई वो नहीं आ रही है। नताशा नरवल वाले केस में, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि लाइन बिटवीन राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो ब्लर्ड हो रही है, वो धुंधली होती जा रही है। क्योंकि एक सरकार की इस समय जो स्टेट, वो बोल रहे हैं स्टेट की एक आदत पड़ती जा रही है कि जो भी उसके अगेंस्ट डिसेंट या उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन पूछता है, उसको उठा के टेररिस्ट के नाम पे उसको बंद कर दो। क्योंकि ये जो यूएपीए लगाने का जो एक माइंडसेट स्टेट का हो गया है, उससे ट्रैक्शन मिलता है कि इस चीज़ों को बढ़ावा मिलता है कि तुरंत यूएपीए लगा दो। और उन्होंने कहा ये ऐसा दिन आ रहा है कि इट विल बी अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, जो स्टेट जिस ढंग से इसको चला रही है। अंत में सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक नई प्रवृत्ति आ गई है, जो अभी आपने राम मंदिर में भी देखा, वो रामद्रोही, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, हर चीज़, मैं आपको मानूं नहीं तो मैं सब वो द्रोही, अगर मैं प्रशंसक नहीं हूं तो मैं राष्ट्रद्रोही। इस पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नेतृत्व है इस समय देश का, उसको इस पे थोड़ा कर्व लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो रहा है। जिस तरह के व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस, मतलब जो बनाए हुए मैसेजेस एक फैक्ट्री में बन रहे हैं और उसको जिस ढंग से भेजा जा रहा है, उससे वैमनस्यता बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेतृत्व है उसको भी थोड़ा वाणी पे और थोड़ा इतने आराम से यूएपीए, टेररिस्ट वो एक्ट, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।